शुरू हो गई है महाराष्ट्र की सत्ता के लिए जोर आजमाइश। क्या निशाने को भेदेगा धनुष पर चढ़ा तीर या आएगा घड़ी का वक्त? क्या महाराष्ट्र में अकेले खिल पाएगा कमल या फिर बनेगी सत्ता पर पंजे की पकड़? 288 सीटों में से किस पर कौन मारेगा मैदान? 145 के जादुई आंकड़े को कौन करेगा पार? गठबंधनों के टूटने से किसकी लगेगी लॉटरी? क्या कायम रहेगा मोदी का मैजिक या क्षेत्रीय शत्रप बिगाड़ेंगे खेल? महाराष्ट्र के चुनाव में किस पर मेहरबान है जनता? फिर एक बार मोदी चमत्कार, महाराष्ट्र चुनाव। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर आज से हमारी खास कवरेज शुरू हो गई है। इन दोनों ही राज्यों में 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। फिर एक बार मोदी चमत्कार। इस हिस्से में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है, अलग भी है। बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना उद्धव के भरोसे मैदान में है, लेकिन 25 साल पुराना गठबंधन उद्धव के साथ नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे के देहांत के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे ही चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। भ्रष्टाचार के कई आरोपों से लकदक कांग्रेस एनसीपी का सत्तारूढ़ गठबंधन भी दम तोड़ चुका है। आज दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। देखिए जनता का मूड क्या है आज महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक है। सालों पुराने दो बड़े गठबंधन टूट चुके हैं। न बीजेपी शिवसेना साथ है और न ही कांग्रेस एनसीपी। अरसे बाद ये चारों पार्टियां अकेली ताकत से मैदान में हैं। 288 सीटों की महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए हर दल की निगाह 145 सीटों पर है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के 82, एनसीपी के 62, बीजेपी के 46 और शिवसेना के 44 विधायक थे। एनसीपी के अलग हटने के बाद कांग्रेस की जो हालत है वही बीजेपी से बिछड़कर शिवसेना की है। हाल ये है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाली एमएनएस और शिवसेना जैसी पार्टियों ने न केवल उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है, बल्कि अपना उदारवादी चेहरा सामने लाने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी को लोकसभा चुनावों के दौरान पैदा हुई मोदी लहर पर भरोसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पूरा जोर लगा दिया है। नारा वही है, चलो चले मोदी के साथ। बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की हादसे में हुई मौत के बाद बेटी पंकजा पार्टी के लिए वोट मांगेंगी, लेकिन नितिन गडकरी ने शिवसेना से दोस्ती टूटने के बावजूद उन्हें दुश्मन मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी के लिए अभी भी कांग्रेस एनसीपी ही दुश्मन नंबर 1 है। हमको शिवसेना से नहीं लड़ना है, हमको कांग्रेस और एनसीपी से लड़ना है। आज महाराष्ट्र में लोड शेडिंग है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, सबसे ज्यादा देश में किसानों ने आत्महत्या महाराष्ट्र में की है। ऐसे समय महाराष्ट्र को बचाना और कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्ट राजनीति से महाराष्ट्र को मुक्त करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के बीते 15 साल से सरकार थी, लिहाजा सत्ता विरोधी हवा का खतरा तो है ही। इतने दिनों में कई दिग्गजों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। पृथ्वीराज चव्हाण को अपनी साफ सुथरी छवि पर भरोसा है, तो शरद पवार को भतीजे अजित और बेटी सुप्रिया सुले के लिए ठोस जमीनी आधार बनाने की चुनौती है। If they feel that you have tried honestly to give a good government, that you have tried to clean up the system, that there were a lot of things which are not right, that number of people-related decisions that are taken, you compare with any government in the past. बीजेपी ने पूरे सूबे में 300 रैलियां करने का ऐलान किया है। इनमें से कई रैलियों को खुद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 15 अक्टूबर को जनता खुद के साथ ही इन 4 बड़ी पार्टियों की भी किस्मत तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन टूटने के बाद दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ गई है। कभी सिंचाई घोटाले पर खामोश रहने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अब खुलकर कह रहे हैं कि कानून अजीत पवार को नहीं छोड़ेगा। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार करते हुए पृथ्वीराज चौहान की जांच कराने की बात कही है। एनसीपी नेता अजित पवार ने इस बार सीधे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर निशाना साधा है। पवार ने ऐलान किया है कि अगर चुनाव बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है
तो पृथ्वीराज चौहान के कुछ फैसलों की जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एनसीपी को धोखा दिया है, ऐसे में चुनाव बाद भी गठबंधन मुश्किल है। अजित पवार ने कांग्रेस के प्रचार पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाए हैं। इतनी एडवर्टाइजमेंट मैं कल देख रहा था रात को, 10 मिनट में 5-5 एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस की आ रही है। अभी इतना उनको सपोर्ट किसने दिया, कहां से फंड्स मिले, अभी फंड्स कैसे मिले? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले से कानून निपटेगा। अजित पवार ने जवाबी निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपी सत्ता में आई तो चौहान द्वारा अंतिम 2 महीने में किए गए फैसलों की जांच कराएगी। उन्होंने खुद आरटीआई के जरिए 4 महीने से चौहान के पास पड़ी शहरी विकास विभाग की फाइलों को 2 महीने में आगे बढ़ जाने की जानकारी मांगी है। पवार ने सिंचाई घोटाले में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने नौकरशाहों के फैसले पर ही मुहर लगाई थी। उधर पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि कानून ही तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। इससे पहले करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में अजित पवार को क्लीन चिट मिलने पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि कानून एनसीपी नेता पर आखिरकार उसी तरह कार्रवाई करेगा जैसा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर हुई है। जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में हाल ही में सजा सुनाई गई है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस एनसीपी के नेता एक दूसरे पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाकर जनता की नजरों में खुद का दामन पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता अपने मकसद में कितने कामयाब होंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों की वजह से कुछ नए घोटाले जरूर सामने आ सकते हैं। कैमरामैन रमेश और निशात शमशी के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत महाराष्ट्र में झोंक दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि शिवसेना के अड़ियल रवैये के कारण ही गठबंधन टूट गया। हालांकि गडकरी का कहना है कि बीजेपी शिवसेना के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। नितिन गडकरी से बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन तोड़ने का सबसे बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। क्या बीजेपी को इस दांव में जीत हासिल होगी? क्या अकेले दम पर बीजेपी सत्ता बनाने में कामयाब होगी? इन जैसे कई और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ लीडर नितिन गडकरी। नितिन जी, IBN 7 में आपका स्वागत है। हम बात शुरुआत करते हैं खुदगर्जी से। 25 साल का आप लोगों का गठबंधन था। जिस दिन गठबंधन तोड़ा गया उस दिन आपके नेताओं ने कहा था कि हम साथी दलों को छोड़ नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के साथ आप 25 साल रहे, 8 महीने साथी दलों के साथ रहे, ऐसा इन 8 महीनों में क्या याराना हुआ कि आप लोग 25 साल की दोस्ती तोड़ने के लिए राजी हुए? देखिए, हमारी शिवसेना के साथ 25 साल से दोस्ती थी और लोकसभा के हर चुनाव में उनको हमने सीट भी हमारी बढ़ा कर दी और हमने सीट छोड़ी। इस बार हमारी अपेक्षा थी कि 144 पे हमारी अलायंस हो, पर शिवसेना उतना सीट हमको नहीं दे सकी। आखिर में हमने उनको ये कहा कि जो सीटें 59 सीटें ऐसी कि जो आज तक शिवसेना कभी जीती नहीं है, उसमें से जहाँ डिपॉजिट जब्त हुआ ऐसी भी कोई 12 सीटें हमको कम से कम 130 सीटों पर हम लड़ते हैं, तो 12 सीटें वो हमको दें। हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमको लगा कि हमारी बात को मान्य करेंगे, पर उनने चुनाव के पहले ही 151 सीटों पर अपनी कायम भूमिका रखी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी घोषणा कर दी और इसी कारण दुर्भाग्यवश हमारी अलायंस नहीं हो पाई। इस बात का हमें जरूर दुख है और दर्द भी है। लेकिन दो चीजें इसमें, एक आपको 130-135 सीटें चाहिए थी, शिवसेना 151 सीटें लेना चाहती है। अगर आप लोग दोनों अगर साथ में रहते, जैसे हमेशा से लड़ता है, किसी एक साथी दल को छोड़ जाने दिया होता, लेकिन आपके ऊपर आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों की नीयत ही नहीं थी। देखिए, साथी दलों को छोड़ना, उनके साथ भी हमने कमिटमेंट की थी, भाजपा और सेना ने दोनों ने मिलकर, उनको भी कुछ ना कुछ तो शेयर देना ही पड़ेगा ना। वही है कि 8 महीने केंद्रीय परिवहन मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नितिन गडकरी से बात कर रहे थे दिनेश मौर्य। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश, फिर एक बार मोदी चमत्कार। अब बात होगी कलीना विधानसभा सीट की। जाएंगे जनता के बीच, जहां से मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं।
वो इससे पहले भी 3 बार इसी जगह से चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में दोनों बड़े गठबंधन टूटने के बाद अब वहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता जनक दवे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जनक दवे। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से मुंबई की 32 सीटों की अहमियत काफी है। उसमें भी कलिना विधानसभा क्षेत्र का महत्व अपने आप में है। कलिना विधानसभा क्षेत्र के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले आइए मुंबई की पहचान बने वड़ा पाव के बारे में बात करते हैं। मुंबईकर की सुबह की शुरुआत वड़ा पाव से होती है। अगर आपके साथ वड़ा पाव है तो दोपहर तक आपका गुजारा हो जाएगा। भैया एक वड़ा पाव बना दीजिए। वड़ा पाव के बारे में कहते हैं कि मुंबई में तकरीबन सालाना 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाला बिजनेस है। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के चलते इसका स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हजारों परिवार इस बिजनेस से गुजारा करते हैं। तो वड़ा पाव दीजिए। दोपहर तक का गुजारा जरूर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं कलिना विधानसभा क्षेत्र की ओर और जानते हैं उसका राजनीतिक महत्व और वहां में लोगों की तकलीफें क्या है। कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। चाय पे चर्चा करते हैं। सर, चाय काफी मीठी है, हमने टेस्ट भी किया। इस तरीके इलाके के अगर मुद्दे देखे जाए तो क्या बेसिक मुद्दे हैं जो इस बार छाए रहेंगे? चाय के ऊपर पूरी देश में चर्चा करा दी, लेकिन खर्चा पे चर्चा कभी नहीं कराया। चाय तो सामान्य आदमियों की चाय है, बड़े आदमियों की चाय है, लेकिन आप देखिए इस टपरी पे लोग अपना जाते हैं। चाय थोड़ी मीठी है और ऐसे मीठे लोग हमारे साथ रहते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा शुगर पे कंट्रोल भी करना चाहिए। बहुत ये सब नहीं है, बॉर्डर पे है वो सब है, लेकिन इनका मिठास इतना है उसको ना नहीं बोल सकते। चलते चलते मैं चाय पी ली। यही नहीं, हम कभी कभी चले जाते हैं सांता स्टेशन पे, हमारे पुलिस वाले सब लोग बैठे हैं, उनके बीच में बैठता हूँ। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। तो हम लोगों ने वो वहाँ से आए हैं जहाँ की कष्ट और पीड़ा देखी है। अब विपक्ष कुछ आरोप लगा रहा है, काफी सारे केसेस को लेकर आप पर विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? मुझे लगता है ये तो कानून का काम था, सुप्रीम कोर्ट ने किया, बाकी लोगों ने किया। PIL पेंडिंग है, उसका रिप्लाई आएगा। मैंने मेरी जो संपत्ति थी 2009 में भरा था, अभी 2014 मैंने शपथ पत्र दिया है ना। अब लोग क्यों मेरे साथ इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरी समझ नहीं आता। हमारी बड़ी खुली किताब है। फिलहाल हम अमरजीत सिंह के साथ हैं जो कैंपेन कर रहे हैं इस बार सांता क्रूज इलाके में। अमरजीत सिंह, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सभी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, वो सारे मुद्दे लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता को? सीधा है, इस विधानसभा में पानी की बहुत भीषण समस्या है, यहाँ शौचालय की समस्या है, खेल का अच्छा ग्राउंड नहीं, यहाँ कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। इस तरीके की तमाम ढेर सारी समस्याएं हैं। यहाँ के झोपड़पट्टी वालों के पुनर्वसन का सवाल है। आज पूरा देश मोदी में हो गया है। मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूं, ऐसा मेरी सोच है। युवा छात्र हैं जो इस बार वोटिंग भी कर रहे हैं और कुछ बदलाव की उम्मीद भी कर रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं आपको? विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हो, काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जो वोटिंग होगी, क्या चीजों को आप ध्यान में लेके जाओगे और वोटिंग करोगे? क्या बदलाव चाहते हैं? वैसे देखा जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत केयरलेसनेस होता है, जैसे कि रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आते और रिजल्ट्स जो हाथ में मार्कशीट आते हैं वो बहुत देर के बाद आते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना है तो उसके लिए भी बहुत कहते हैं कि दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेक्चर्स टाइम पे नहीं होते, जैसे कि कभी भी उठे सुटे आ जाते हैं सर या टीचर्स लोग, कभी भी होते हैं लेक्चर्स, तो हमें पर्टिकुलर टाइम चाहिए। आप कॉलेज के बाहर भी बैठोगे तो वहाँ पे बाहर ही गेट के बाहर ही लोग स्मोक करते बैठे रहते, ड्रिंक करते बैठे रहते। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कृपाशंकर सिंह लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं, किस तरीके की उनसे जब हमने बात की, वो बोल रहे हैं कि हमने काफी कुछ जनता की जो सुविधाएं हैं वो हमने मुहैया कराई है। क्या कुछ तकलीफें हैं आपको? और इस बार आप वोटिंग करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे आप? हमारे यहाँ पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। जहाँ तक है यहाँ गटर का काम है, टॉयलेट का जो पानी है वो हर टाइम में मैदान में भरा रहता है और हर टाइम बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई दिन यहाँ देखने भी नहीं आए हैं कि हम लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। संडास का पानी यहाँ से ओवरफ्लो होता रहता है
और क्या, बारिश में तो पूरा यहाँ पे जाम ही होता है, पानी सब गटर से पूरा ओवरफ्लो होता है पानी। इलेक्शन नजदीक आए तो सब लोग आ जाते हैं, मैं ये करूंगा, लेकिन इलेक्शन के पहले पब्लिक किस हाल में है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। दरअसल बाकी इलाकों की तरह कलीना विधानसभा क्षेत्र में भी जनता की तकलीफें वहीं की वही है, लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है यहाँ की मीठी नदी। मीठी नदी के आसपास जो एनक्रोचमेंट लगा हुआ है, दरअसल ये एनक्रोचमेंट नेताओं की वोट बैंक है और इस वोट बैंक का खामियाजा मुंबईकर को हर बार मानसून में भुगतना पड़ता है, जब थोड़ी ही बारिश में मीठी नदी उफान पर होती है और मुंबई में तबाही मचाती है। जिस तरीके से आपने तकलीफें देखी कलीना विधानसभा क्षेत्र की, वैसे ही नेताओं के दावे भी लंबे समय से यहां पर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन अब तक नहीं निकला। चुनाव पर फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे में हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो चमत्कारिक 5 मिनट जब रच गया इतिहास, और वो गोलकीपर जिसका खून खौलता है जब वो खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ।